नाउ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पीसी 21 और इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो बुक है या टॉपिक है अकाउंट कोड फॉर अकाउंटेंट जनरल। उसमें भी जो सबसे इम्पोर्टेंट है टॉपिक वो है चैप्टर 5 इंटर गवर्नमेंट सेटलमेंट। या चैप्टर 5 का नाम क्या दिया हुआ है हम देख लेते हैं। चैप्टर 5 का नाम दिया है इंटर गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन एंड देयर एडजस्टमेंट। ठीक है, तो हम इसको इंटर गवर्नमेंट सेटलमेंट ही कर देंगे। चलिए ठीक है। और अभी तक हम लोगों ने जो यहाँ पढ़ लिया है वो पढ़ा है 5.5 तक और हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं 5.6। ठीक है, 5.5। अच्छा एक और बात, ये जो है चैप्टर 5 का सेकेंड वीडियो है। सेकेंड वीडियो होने की वजह से इसका हमें नाम दिया है 5.2। ठीक है, तो अब हम लोग इसको देखेंगे टॉपिक नंबर 5.6 से। इससे पहले टॉपिक नंबर 5.6 पे हम लोग आए, एक शॉर्ट रिमाइंडर। 5.5 तक हमने ये पढ़ा कि दो गवर्नमेंट के बीच में ट्रांजैक्शन होता है, एक होता है सेटलमेंट। ठीक है, उसमें एक होता है कैश और दूसरा होता है बाय सेंडिंग एडवाइस। ठीक है, तो हम लोग जो है वो पढ़ रहे हैं पहला वाला बाय सेंडिंग एडवाइस। कैश वाला हम लोग बाद में देखेंगे। और उसमें भी दो तरह का होता है, एक होता है सेंट्रल स्टेट के बीच का और दूसरा होता है स्टेट स्टेट के बीच का। तो हम लोग अभी देख रहे हैं सेंट्रल स्टेट के बीच का, तुरंत हम लोग स्टेट स्टेट के बीच का भी आएंगे। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग क्या सेटलमेंट पे आएंगे। सेंट्रल स्टेट के बीच का जो हेड होता है उसमें से जो मेन ऑपरेट होता है मेजर हेड 8786 और स्टेट स्टेट के बीच का जो होता है वो 8793। क्योंकि इस सेंडिंग एडवाइस का एक और नाम है आरबीआई एडवाइस सेटलमेंट। क्या नाम है जी इसका? एक और नाम है आरबीआई एडवाइस प्रोसीजर, है ना? आरबीआई एडवाइस प्रोसीजर नाम है, इसीलिए एक और मेजर हेड ऑपरेट किया जाता है, उसका नाम है 8675 डिपॉजिट विद आरबीआई। ठीक है, इन सब बातों के अलावा हमको एक और चीज का पता है, वो है कि हर एक अकाउंटेंट जनरल के पास में इस तरह का जो भी ट्रांजेक्शन होता है वो एक सेक्शन करता है जिसका नाम है अकाउंट करेंट सेक्शन। ठीक है, और अकाउंट करेंट सेक्शन जो ये काम करता है उसके पास में दो तरह के होते हैं अकाउंट। और एक होता है सेंट्रल सेक्शन ऑफ अकाउंट, और ये कहाँ है? एजी ऑफिस में ही है। कहाँ है? एजी में, एजी ऑफिस में। ठीक है, और है स्टेट सेक्शन ऑफ अकाउंट। ठीक है ना? अब आप देखिए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि जब आपका सेंट्रल सेक्शन ऑफ अकाउंट होता है ना, तो ये उसमें लागू पड़ता है जब आपका सेंट्रल और स्टेट ट्रांजेक्शन है। ठीक है, तो आप ही का बुक है, ध्यान से सुन लीजिएगा, आप ही का बुक है। ठीक, आप ही इसमें से स्टेट और सेंट्रल के ट्रांजेक्शन में एडजस्टमेंट करेंगे। तो मान लीजिए कि सेंट्रल का खर्च है जो कि स्टेट ने किया है, ठीक है, स्टेट का खर्च है जो सेंट्रल ने किया है, तो आप इसको यहाँ पहले आरबीआई के पास भेजेंगे। ठीक है ना, तो ये तो अकाउंट करेंट सेक्शन हो गया ना, तो हम यहाँ लिख देते हैं आरबीआई के पास। ठीक है, आरबीआई के पास में भेजेंगे और जो भेजते हैं उसको कहते हैं एडवाइस, और एडवाइस जो होता है एसी 4 में भेजा जाता है। ठीक है, ये हम लोगों ने अभी तक की क्लास में देख रखा है। जब ये एसी 4 में जाता है ना, तब हम सेंट्रल सेक्शन ऑफ अकाउंट्स में जो इसका हेड है वो है 8786 एडजस्टमेंट बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट, और यहाँ पर जो सेंट्रल सेक्शन ऑफ अकाउंट्स में होता है वो होता है 8675। समझे? तो यहाँ पे वाइस वर्सा डेबिट और क्रेडिट दिया जाता है, और जब आरबीआई इसको अप्रूव कर लेता है और अप्रूवल वापस आता है तो फिर इसका एंट्री रिवर्स हो जाता है। ठीक है,
कहने का मेरा मतलब है कि यहाँ पहले डेबिट था, एडवाइस भेजने से पहले यहाँ क्रेडिट था, आरबीआई से अप्रूवल आने के बाद में ये क्रेडिट हो जाता है और ये डेबिट हो जाता है। कैसे होता है हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे, पर मुझे जो ये बताना था वो ये था कि ये तो दोनों ही है ना, सेंट्रल सेक्शन ऑफ अकाउंट्स और स्टेट सेक्शन ऑफ अकाउंट्स, वो एक ही ऑफिस में ही है। ठीक है, इसकी वजह से आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है, पर आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है ना, तो यहाँ तक आप लोगों को मोटे मोटे बात समझ में आ गई सब लोगों को? सब लोगों ने एक बार रिवाइज कर लिया, रिमाइंड कर लिया है ना? किसी को कोई कंफ्यूजन है? अगर नहीं तो 5.6 पढ़ना शुरू कीजिए। 5.6 पढ़िए। हम लोग आज 5.12 तक कवर करेंगे। फटाफट पढ़िए। As laid down in Article 5.3 above, after consolidating the transactions involving adjustments between the central and the state governments through the bank in Part 1 of the register in Form AC3 in the appropriate columns, the net column of the debits and credits worked out in this part should be taken at the end of each prescribed period, which may be less than a month, to Part 2 of the register in which the unadjusted balance of the previous month under the head adjusting account between central and the state government as worked out in Part 3 of the register should also be brought forward. और हाँ हेलो, हाँ सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर आ रहा है। हाँ ठीक है, उस समय आवाज चली गई थी, अब फिर से आ गई है। खैर, तो यहाँ पे आपने देखा एज लेड डाउन इन आर्टिकल 5.3 अबव, मतलब कि 5.3 में क्या हुआ था, तो हमने इसको अकाउंट बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, इन द टर्म ऑफ आर्टिकल 5.2 अबव, जैसा कि था ऊपर, एंड व्हिच आर फ्रीक्वेंटली रिक्वायर्ड टू बी सेटल्ड वीकली और अदर प्रिस्क्राइब्ड इंटरवल। और यहाँ पे हमने देखा कि विदाउट वेटिंग फॉर द क्लोजर ऑफ द मंथ अकाउंट, it should be consolidated by accountant general in part 1 of the register of adjustment with reserve bank, form AC3। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा था 5.3 में, 5.3 में देखा था कि एडजस्टिंग अकाउंट बिटवीन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का जो मसला था, ठीक है, यानी कि 8786 का एडजस्टिंग अकाउंट बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट, इसका जो हेड है वो है 8786। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा था कि एक फॉर्म है AC3 और इस फॉर्म का नाम है AC3 है रजिस्टर ऑफ एडजस्टमेंट विद आरबीआई। ठीक है, एक रजिस्टर है ऑफ एडजस्टमेंट विद आरबीआई, एक रजिस्टर है, ठीक है ना, AC3 में, और ये 3 पार्ट में है, पार्ट 1, 2 और 3। तो इसके पार्ट 1 में आपने क्या ट्रांजेक्शन देखा है, 5.3 हम एक बार देख रहे हैं, और तब हम इसको दूसरे पैराग्राफ से रिलेट कर देंगे। यहाँ पे हमने देखा कि सेंट्रल ट्रांजेक्शन which are initially accounted for under adjusting account between central and state government, ठीक है, and which are frequently required to be settled। ठीक है, तो कोई सेंट्रल ट्रांजेक्शन था जो कि स्टेट गवर्नमेंट में अगर हुआ है, तो हमने उसको एडजस्टिंग अकाउंट बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट हेड में बुक किया है। किसने बुक किया? एजी ऑफिस में। ठीक है, और उसको सेटल किया जाएगा, तो वो सेटल कैसे किया जाएगा? वीकली सेटल किया जाएगा। इसके बारे में हम लोगों ने कल देखा था कि हम लोग इसको यानी सेंट्रल ट्रांजेक्शन को वीकली सेटल करते थे और स्टेट के एडजस्टमेंट को मंथली सेटल करते थे। ठीक है, और अदर प्रिस्क्राइब्ड इंटरवल विद द बैलेंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट विद द बैंक। ठीक है, तो यहाँ आरबीआई का जो होता है ना, आरबीआई उसके पास में सेंट्रल गवर्नमेंट का बैलेंस होता है। तो हमारे पास आरबीआई का जो हेड है 8675 है, तो यहाँ पे एक हमारे पास में बैलेंस फिगर है, ठीक है, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, जिसके लिए हमने 8786 को एक हेड बना रखा है। ठीक है, तो एक बैलेंस है सेंट्रल गवर्नमेंट का, और उसी में प्लस या माइनस करना होता है। ठीक है ना, बैलेंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट विद द बैंक
ड्यूरिंग द क्लोजर ऑफ द मंथ, कोर्स ऑफ अ मंथ, कोर्स के महीने में उसका हमको बैलेंस पता रहता है, विदाउट वेटिंग फॉर द क्लोजर ऑफ द मंथ अकाउंट, हम मंथ अकाउंट के क्लोजर की वेट नहीं करते हैं, शुड बी कंसोलिडेटेड बाय अकाउंटिंग जनरल इन पार्ट 1 ऑफ द रजिस्टर ऑफ एडजस्टमेंट। इसका मतलब जो हमारे पास में सेंट्रल का जो बैलेंस है वो रजिस्टर ऑफ एडजस्टमेंट विद आरबीआई के पार्ट 1 में हम लोग मंथली अकाउंट के क्लोज के वेट किए बिना एंट्री करते हैं। तो हम लोग किसकी एंट्री करते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के बैलेंस की, और इसी बैलेंस को कहा गया है रजिस्टर ऑफ एडजस्टमेंट विद आरबीआई। अब हम लोग वापस से आ जाते हैं 5.6 में, ठीक है। 5.6 में AC3 रजिस्टर है, उसके हमने 3 पार्ट देखे हैं, अब हम लोग उसके अगले पार्ट को देखेंगे, ठीक है। फिर से हम आते हैं 5.6 और हम पढ़ते हैं, जैसा कि आपने 5.3 में पढ़ा है, आफ्टर कंसोलिडेटिंग द ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग एडजस्टमेंट, तो ट्रांजैक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बैलेंस है उसी बैलेंस में अब या तो डेबिट होगा तो माइनस हो जाएगा, क्रेडिट होगा तो प्लस हो जाएगा। तो वो जो ट्रांजैक्शन है इस सेंट्रल गवर्नमेंट के बैलेंस में, ठीक है, इन्वॉल्विंग एडजस्टमेंट बिटवीन द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट थ्रू बैंक इन पार्ट 1, जो कि पार्ट 1 में एंट्री किया गया है, द रजिस्टर ऑफ फॉर्म AC3 रजिस्टर ऑफ एडजस्टमेंट विद आरबीआई AC3 इन द एप्रोप्रिएट कॉलम, पार्ट 1 के भी कुछ कॉलम्स हैं, ठीक है। द नेट टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट वर्कड आउट इन दिस पार्ट शुड बी टेकन एट द एंड ऑफ ईच प्रिस्क्राइब्ड पीरियड, और यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट का जो टोटल होगा, आपको मैंने बताया है ना कि डेबिट होगा तो घटेगा, क्रेडिट होगा तो बढ़ेगा, वैसे बहुत सारे डेबिट हैं, बहुत सारे क्रेडिट हैं, तो उनका टोटल तो करना पड़ेगा ताकि हमको पता चले कि डेबिट टोटल घट रहा है कि क्रेडिट टोटल बढ़ रहा है, और उसके बाद हम एक बैलेंस निकालेंगे और वो बैलेंस का इसमें या तो माइनस होगा या तो प्लस होगा, ठीक है ना। शुड बी टेकन इन द एंड एट द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड व्हिच मे बी लेस देन अ मंथ, जो कि मंथ से कम होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये वीकली सेटल होता है, और अदर प्रिस्क्राइब्ड पीरियड लेकिन महीने से कम, माने महीने से पहले सेटल हो जाता है इन पार्ट 2। तो यहाँ जो आपका टोटल क्रेडिट और टोटल डेबिट का जो फिगर होगा उसको हम लोग पार्ट 2 में ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो पार्ट 2 में हम लोग क्या करते हैं, पार्ट 1 का टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट का फिगर को मतलब खाली बैलेंस ट्रांसफर करते हैं। इसमें तो खूब सारा डेबिट होगा, मान लीजिए कि पार्ट 1 की हम बात करें, ठीक है, तो पार्ट 1 में ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, यहाँ पर मान लीजिए कि +1, सब डेबिट तो होगा तो +1 नहीं होगा ना, -1 होगा, -1 -1 -1 -1 +1 +1 +1, ठीक है, +1 +1, तो ये हमने 5 बार देखा, ठीक है। तो यहाँ -4 कर दिया और यहाँ +5 कर दिया, तो आपका जो टोटल बैलेंस आ जाएगा वो +5 -4 इज इक्वल टू आएगा +1। तो अब आपको पार्ट 2 में +1 ट्रांसफर होगा, जो आपका पार्ट 1 का डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस होगा वो पार्ट 2 में ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो पार्ट 2 में और है इसके अलावा, in which the unadjusted balance of the previous month, तो अनएडजस्टेड बैलेंस ऑफ प्रीवियस मंथ पहले से इसमें चला आ रहा है, और आगे भी जब आप पढ़ेंगे कि पार्ट 2 में इस महीने का अनएडजस्टेड बैलेंस जो है वो अगले महीने में ट्रांसफर होता है, ठीक है। इसको पढ़ने के लिए आपको देखना होगा इसी का जो नोट 1 है ना, नोट 1 के ठीक ऊपर का लाइन पढ़िए, इसका जो नोट 1 है 5.6 का नोट 1, तो उसके ठीक ऊपर का लाइन पढ़िए, द अनएडजस्टेड बैलेंस, The unadjusted balance at the end of the month should be transferred to part 2 of the register of the next month for inclusion in the next advice to the bank. मतलब समझ में आ गया कि ये जो पार्ट 2 है ना, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस अनएडजस्टेड कैरी फॉरवर्ड करता रहता है, ठीक है। तो पार्ट 2 में पिछले महीने का हमारे पास में अनएडजस्टेड बैलेंस है, और इस महीने का डेबिट और क्रेडिट का टोटल किया, उसका जो डिफरेंस आया वो दोनों जोड़ेंगे। हेलो, Yes, sir. समझ में आई बात? अब फिर आगे पढ़ते हैं, देखिएगा इसमें आगे लिखा हुआ है कि अब पार्ट 3 में आपका इस महीने का एडजस्टमेंट होगा, और पार्ट 3 में जब आप एडजस्टमेंट पूरा शो कर देंगे तो पार्ट 2 में से जो माइनस हो जाएगा फिगर वो बच जाएगा इसका क्लोजिंग बैलेंस। तो पार्ट 2 है क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। पार्ट 1 है इस महीने का ट्रांजैक्शन, और पार्ट 3 है एडजस्टमेंट, ठीक है। मतलब पार्ट 2 है अनएडजस्टेड और पार्ट 3 एडजस्टेड, और पार्ट 1 है ट्रांजैक्शन। तो अब इसको हम एक लाइन में लिख देते हैं तो आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। देखिए लिख देते हैं AC3 जो कि रजिस्टर है,
ठीक है, आरबीआई के साथ में एडजस्टमेंट वाला, उसके पार्ट 1 में है, ठीक है, ट्रांजैक्शन ऑफ मंथ, पार्ट 2 में है ओबी, ओपनिंग बैलेंस, जो कि पिछले महीने का क्लोजिंग बैलेंस था, प्लस डिफरेंस माने डेबिट एंड क्रेडिट यहाँ पे हुआ, डिफरेंस ऑफ पार्ट 1 एंड, समझे, टोटल ऑफ पार्ट 3, पार्ट 3 का भी टोटल इसमें आएगा। और पार्ट 3 क्या है, ये है अनएडजस्टेड, ये कौन सा वाला है, पार्ट 2 है अनएडजस्टेड, अनएडजस्टेड, और ये है पार्ट 3 एडजस्टेड। तो पार्ट 1 है टोटल, पार्ट 1 क्या है, टोटल, ठीक है, ट्रांजैक्शन ऑफ मंथ, टोटल ट्रांजैक्शन ऑफ मंथ, एडजस्टेड ड्यूरिंग मंथ। अब आप लोग को फर्स्ट समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? हेलो, अच्छा नहीं समझ में आ रहा है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग आगे कहाँ बढ़ रहे हैं, 5.6 का, जो हमने जहां पे पार्ट 2 पहली बार देखा था, यानी कि नेक्स्ट पेज के सबसे ऊपर वाले पारा में जो लिखा हुआ है पार्ट 2 ऑफ द रजिस्टर इन विच द अनएडजस्टेड बैलेंस, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा पार्ट 2 में अनएडजस्टेड बैलेंस ऑफ द प्रीवियस मंथ, तो ओबी हो गया प्रीवियस मंथ, ठीक है, अंडर द हेड एडजस्टिंग अकाउंट बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। जाहिर सी बात है, हम लोग अभी केवल और केवल एक ही हेड की बात कर रहे हैं, वो हेड है 8786, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग अभी केवल सेंट्रल स्टेट ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं, हम लोग केवल एक ही हेड को पकड़ के चलेंगे, इसीलिए इसमें जो आपने लैंग्वेज देखा है जो बार बार रिपीट हो रहा है, उसको देख के आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है ना। under the head adjusting account between central state government as worked out in part 3 of the register should also be brought forward। इसका मतलब कि पार्ट 3 में जो एडजस्टमेंट ड्यूरिंग मंथ हुआ है उसको भी इसमें डालेंगे, टोटल ऑफ पार्ट 3। तो पार्ट 2 जो है ओबी है, पार्ट 1 है और पार्ट 3, ये तीनों का है। ओबी बोलिए मैडम। सर तो डेबिट कब करते हो क्रेडिट कब करते हैं सर, ये कैसे समझ में आएगा? वो हम बताएंगे आपको, फिलहाल आपको देखना है कि पार्ट 2 क्या है। पार्ट 2 पिछले महीने का ओबी और इस महीने का ट्रांजैक्शन का जो डिफरेंस आया सो, और माइनस टोटल ऑफ पार्ट 3, माने इसमें इस महीने में जो भी आपका एडजस्ट हो गया। इसको आप एग्जांपल के समझिए। हेलो, इसको आप एग्जांपल समझिए, ठीक है। एग्जांपल ऐसा है कि मान लीजिए कि पिछले महीने का जो पिछले महीने का सीबी था बराबर इस महीने का ओबी, ठीक है, वो 100 रुपया था, ठीक है। अब इस महीने जो ट्रांजैक्शन हुआ पार्ट 1 का, ठीक है, तो पार्ट 1 का हम कैसे दिखाएंगे, देखिएगा यहाँ पे, देखिए डेबिट का मतलब होता है, आपको मैंने पहले ही बता दिया है, ठीक है, कि आपने जो भी खर्च कर दिया है वो डेबिट है, ठीक है ना, और वो पैसा आपको मिला है वो क्रेडिट है, ठीक है। तो 100 रुपया 100 रुपया 100 रुपया, ठीक है, आपने इतना आपको किसी के एवज में आपने खर्च किया, ठीक है, और यहाँ पे फिर 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए और 100 रुपए, ठीक है, यहाँ पे हुआ 300 और यहाँ पे हुआ 400, या 300 हुआ माइनस में, यहाँ 400 हुआ प्लस में, इसका जो डिफरेंस आया वो 100 रुपया आया। अब मान लीजिए कि ये 100 यहाँ होता और ये यहाँ नहीं होता, ठीक है, तो माइनस में 400 रुपया होता है और प्लस में 300 रुपया होता है ना, ठीक है, तो ये माइनस में जाता है। तो ये पार्ट 1 है, ये क्या है, पार्ट 1, और पार्ट 1 का जो ये डिफरेंस है 100 रुपया, वो आपको फिर यहाँ पार्ट 2 में डाल देना है, डिफरेंस ऑफ पार्ट 1, ठीक है। ये हो गया टोटल। तो पिछले महीने का 100 रुपया और, हाँ रुकिए, पिछले महीने का 100 रुपया और यहाँ पे हम 100 रुपया कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पे फिर से इसको 300 और 400 ले आते हैं, और यहाँ प्लस में 100 रुपया है। पिछले महीने का 100 रुपया, इस महीने का 100 रुपया हो गया 200, और इस महीने जो एडजस्टमेंट हुआ है, पिछले महीने का 100 का 50 एडजस्ट हुआ है, या पिछले महीने का 100 का 100 एडजस्ट हुआ है, और इस महीने का 100 का 50 एडजस्ट हुआ है, तो 50 बाकी न रह गया जी, तो 150 एडजस्ट हुआ, समझे कि नहीं, तो वो माइनस 150 यहाँ कर देंगे,
पार्ट 3 क्या है? पार्ट 3 वही है जो एडजस्ट हुआ है। तो अब जो सीबी बच गया, क्लोजिंग बैलेंस कितना बच गया? 50 रुपए। अभी मामला समझ में आया? हेलो सर, क्लियर हो गया। यस सर। यस सर। चलिए, तो अब हम देखते हैं पार्ट 3 ऑफ द रजिस्टर शुड बी ब्रॉट फॉरवर्ड एडजस्टमेंट बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट व्हिच आर इनिशिएटेड बाय अकाउंटेंट जनरल विद द बैंक विदाउट पासिंग। इसमें एक और वर्ड है, इसमें तो मैंने दिखाया अब तक जो लिखा हुआ था, लेकिन इसमें एक और वर्ड है, वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। एडजस्टमेंट एक ऐसा भी एडजस्टमेंट है, ठीक है, जो अकाउंटेंट जनरल के बुक में तो है लेकिन बैंक के अकाउंट में नहीं है, ठीक है, वही लिख रहा है एडजस्टमेंट बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट व्हिच आर इनिशिएटेड बाय द अकाउंटेंट जनरल विद द बैंक, अच्छा सॉरी बैंक के साथ में है, विदाउट पासिंग ऑन द ट्रांजैक्शन इनिशियली थ्रू द हेड एडजस्टिंग अकाउंट बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। मतलब कुछ ऐसा भी है जो बैंक के साथ में ट्रांजैक्शन हुआ है लेकिन वो 8786 के माध्यम से नहीं आया है। अब ये मुझसे मत पूछिएगा, मुझे नहीं पता है, ठीक है, कि ये कौन सा ट्रांजैक्शन है, लेकिन ये लाइन आप पकड़िए, इससे एमसीक्यू बनेगा, ठीक है। और वो ऐसा कोई ट्रांजैक्शन है जो बैंक के साथ अकाउंटेंट जनरल ने किया है लेकिन ये हेड 8786 यानी कि एडजस्टिंग अकाउंट बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इसमें नहीं यूज किया गया है। वर्ड लिखा है विदाउट पासिंग ऑन द ट्रांजैक्शंस इनिशियली थ्रू द हेड एडजस्टिंग अकाउंट बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट शुड आल्सो बी एंटर्ड इन पार्ट 2। तो यहाँ एक ऐसा और पार्ट 2 में एंट्री होगा, समझे कि नहीं, प्लस वो वही वाला अकाउंट है, ठीक है। ऐसा कोई एडजस्टमेंट जो कि बैंक के साथ किया गया है पर 8786 के माध्यम से इसको नहीं लिया गया है, ठीक है ना। नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट, वो क्या है? एडवाइसेस ऑफ एडजस्टमेंट इन फॉर्म AC4 शुड देन बी प्रिपेयर्ड। सो जब आपका AC3 इस तरीके से पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 में तैयार हो जाता है तब आप AC4 में एडवाइस प्रिपेयर करते हैं और प्रिपेयर करने के बाद में RBI को भेजते हैं, ठीक है। Then it prepared on the basis of figure worked out in this part, that is part 2. तो part 2 का जो फिगर है, समझे, part 2 का जो फिगर है of AC3, उसी फिगर को AC4 यानी कि एडवाइस में आप लिखते हैं, ठीक है। तो ये बहुत साधारण सा चीज है, लेकिन जब तक आप AC3 कैसे काम करता है नहीं जानते, आप बिल्कुल नहीं समझ पाते कि AC4 कैसे काम करेगा, ठीक है ना। तो एंड सेंड टू द कास RBI फॉर नेसेसरी ट्रांसफर बिटवीन द बैलेंस ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। और ये जो एडवाइस है सेंड टू कास RBI, और कास RBI के पास भी यही पारा बोल रहा है कि नेसेसरी ट्रांसफर बिटवीन द बैलेंस ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। इसके पास में सेंट्रल का बैलेंस है, समझे कि नहीं, सेंट्रल बैलेंस है, ठीक है, और स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3, इस तरीके से सो ऑन, स्टेट 29 सबका बैलेंस है इसके पास में। सेंट्रल बैलेंस और जो स्टेट लागू पड़ता है उसके बैलेंस के बीच में कास RBI अपना ट्रांसफर करेगा, ठीक है। और आगे पैराग्राफ में लिखता है कि जब ऐसा वो कर देगा तब देखिए क्या लिखता है, पार्ट 3 ऑफ द रजिस्टर शुड ब्रिंग टुगेदर द क्रेडिट एंड डेबिट अंडर द हेड एडजस्टिंग अकाउंट बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ब्रॉट टू अकाउंट फ्रॉम ऑल सोर्सेज इन द स्टेट अकाउंट एंड अकाउंट्स एंड एक्सट्रैक्ट ऑफ सेवरल सेक्शन ऑफ द ऑफिस, ठीक है। यहाँ पे पार्ट 3 जो कि मैंने आपको बताया कि वो एडजस्टमेंट है। पार्ट 3 क्या है आप लोग एक बार फिर से रिकॉल कीजिए। पार्ट 3 है कि जो एडजस्टेड है, पार्ट 2 क्या है? जो अनएडजस्टेड है, ठीक है ना। तो जो एडजस्ट होता है उसी के बारे में लिख रहा है कि आपका सभी सोर्सेस ऑफ स्टेट अकाउंट, तो स्टेट का अकाउंट का सब सोर्सेस क्या है मैंने आपको पहले के चैप्टर्स में बता दिया है। ट्रेजरी का जो आपका अकाउंट आता है वो सोर्स है, पीडब्ल्यूडी और फॉरेस्ट का आता है वो सोर्स है, और डिसबर्सर्स अकाउंट के बारे में आपको बताया है वही। और उसके अलावा जो चैप्टर 4 में आपने पढ़ा था कॉमर्शियल अंडरटेकिंग वाला, ठीक है, तो वो भी सोर्स है। इस तरीके से 4 सोर्सेस है अपने पास में, उन चारों सोर्सेस से हम लोग इंफॉर्मेशन लेते हैं। उसके अलावा अपने सेवरल सेक्शन, अपने जितने भी दूसरे सेक्शन हैं उनसे भी इंफॉर्मेशन लेते हैं और पार्ट 3 को तैयार करते हैं। द क्रेडिट एंड डेबिट वर्कड आउट इन दिस पार्ट मींस पार्ट 3 इन अ मंथ शुड बी अग्रीड विद द स्टेट डिटेल बुक। और यहाँ पर जो अगला पॉइंट बन जाता है
वो क्या बन जाता है कि पार्ट 3 AC3 का जो पार्ट 3 है, ठीक है, उसका इंफॉर्मेशन AC3 का पार्ट 3 और उसका जो इंफॉर्मेशन लेते हैं, डाटा, इंफॉर्मेशन मतलब क्या, डाटा लेते हैं, ठीक है, और सोर्सेस ऑफ स्टेट अकाउंट, माने कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम लोग को पार्ट 3 जो है उसमें जोर है स्टेट अकाउंट पे, ठीक है, और सभी सोर्सेस से डाटा ले लेने के बाद में इसको मिलाते हैं किससे, स्टेट के डिटेल बुक से, अग्री करवाते हैं फॉर रिसीट एंड डिसबर्समेंट अंडर द हेड, ठीक है, और इसको टैली करवाते हैं किससे, ये क्वेश्चन बनता है डिटेल बुक से। और डिटेल बुक का कोई फॉर्म बता सकेगा हमको? Registration of Accountant General. AC21, ठीक है ना, उससे हम लोग टैली करवाते हैं, ठीक है, और टैली करा लेने के बाद में, हेलो देखिएगा, द अनएडजस्टेड बैलेंस एट द एंड ऑफ द मंथ शुड बी ट्रांसफर टू पार्ट 2। बहुत सिंपल, हमने आपको बताया कि AC3 का जो पार्ट 3 है, इसका ये जो एडजस्टेड बैलेंस है वो यहाँ आएगा और जो अनएडजस्टेड बैलेंस है वो ट्रांसफर हो जाएगा पार्ट 2 में, ठीक है, पार्ट 2 में ट्रांसफर। यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना? हेलो, नाउ वी आर मूविंग टू नोट 1। पार्ट 3 of the register may at the discretion of accountant general be posted direct from state detail book, ठीक है, तो स्टेट की डिटेल बुक पे हम लोग डायरेक्ट पार्ट 3 AC3 का जो है वो पोस्टिंग कर सकते हैं, ये डिस्क्रिप्शन है अकाउंटेंट जनरल का, ठीक है ना। एंड in the case the unadjusted balance at the end of the month worked out in the register should be agreed with the state ledger, that is form 27 and 28। ये जो मजेदार बात है वो AC27 और 28 देख रहे हैं, लेजर फॉर DDR और लेजर फॉर DDR क्लोज टू बैलेंस एंड क्लोज टू बैलेंस। तो यहाँ मैंने क्या लिखा कि हमारा जो अनएडजस्टेड बैलेंस पार्ट 2 ऑफ AC3 है, ठीक है ना, इसका जो बैलेंस है वो किससे मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए स्टेट लेजर फॉर्म AC27 एंड 28 से। देखिए इसका नोट जो है स्टार्ट हो रहा है पार्ट 3 से लेकिन मिलेगा पार्ट 2 से। कैसे? इन दैट केस द अनएडजस्टेड बैलेंस एट द एंड ऑफ द मंथ वर्कड आउट इन द रजिस्टर, तो अनएडजस्टेड बैलेंस वो पार्ट 2 में ही होता है, इसीलिए नोट 1 में जो आप मिलाएंगे वो पार्ट 2 मिलेगा, समझे, ऑफ AC3 इज इक्वल टू AC27 एंड 28। ये पार्ट 2 है, पार्ट 3 से मत कंफ्यूज हो जाइएगा क्योंकि साफ लिखा है अनएडजस्टेड बैलेंस, और अनएडजस्टेड बैलेंस पार्ट 2 ही होता है, समझ रहे कि नहीं। हालांकि पार्ट 2 में और भी चीज है, पिछले महीने का OBCB भी है, लेकिन ये पिछले महीने का OBCB आपको नहीं लेना है, इसी महीने का अनएडजस्टेड बैलेंस लेना है, ठीक है। इसका नोट 2 देखते हैं। द टोटल ऑफ क्रेडिट एंड डेबिट अपीयरिंग अंडर द हेड एडजस्टिंग अकाउंट बिटवीन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट अपीयर इन द स्टेट सेक्शन ऑफ अकाउंट ऑफ एन अकाउंटेंट जनरल। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बतलाया था कि अकाउंटेंट जनरल का जो अकाउंट ऑफिस होता है उसमें स्टेट सेक्शन ऑफ अकाउंट भी होता है और सेंट्रल सेक्शन ऑफ अकाउंट भी होता है। तो यहाँ पर जो नोट 2 कह रहा है, नोट 2 वो कह रहा है कि स्टेट सेक्शन ऑफ अकाउंटेंट जनरल जो है उसमें द टोटल ऑफ क्रेडिट एंड डेबिट अपीयरिंग अंडर द हेड 8786 ना, रुकिए 8682, अरे हम कंफ्यूज हो गए, कौन सा हेड है जी? 8786 है, 8782 8786 होगा, ठीक है। The total of credit and debit appearing under the head 8786 appearing in the state section of account of an accountant general should agree respectively with the total of debit and credit under the same head in the central section of accounts every month। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नोट 2 कह रहा है कि AG, मान लीजिए झारखंड की बात करते हैं, उनके पास में स्टेट सेक्शन ऑफ अकाउंट्स है, समझे कि नहीं, सेक्शन ऑफ अकाउंट्स है, उसका जो मंथली टोटल है
वो टैली करना चाहिए सेंट्रल सेक्शन ऑफ अकाउंट। तो ये बिल्कुल सही है। हाँ, तब क्या होगा, इसका डेबिट वहां क्रेडिट में टैली करेगा। समझे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी मंथ। ठीक है, आगे लिखता है द अकाउंटेंट जनरल शुड सी दैट दिस अग्रीमेंट इज अफेक्टेड एवरी मंथ। ये एवरी मंथ होना चाहिए। एंड इन मेकिंग दिस अग्रीमेंट अलाउंस should necessarily have to be made for differences which may arise in certain cases. For example, in the account of March, difference may arise owing to the fact that transaction of a year between central and state government which come to notice after 25th of April. इसका मतलब क्या है, यहाँ और यहाँ मंथ मार्च के महीने में डिफरेंस आ सकता है। क्यों आ सकता है? तो पिछले चैप्टर में यानी पिछले वीडियो में जो हमने पढ़ा था, तो कौन सा पारा पढ़ा था हमने? पारा नंबर 5.5। ठीक है, तो पारा नंबर 5.5 क्या लिखता है? पारा 5.5 लिखता है आपको, ठीक है, कि आपका जो हर एक महीने का आपका ट्रांजैक्शन है, उसमें आप जो आरबीआई को डिटेल भेजते हैं वो नेक्स्ट मंथ 7th को भेजते हैं, और मार्च का जो ट्रांजैक्शन है मैक्सिमम 25 अप्रैल तक भेजते हैं। 5, 10 और 5, 15 और 25 को ये डेट था, याद है? 25 अप्रैल तक भेजते हैं मंथ का, मार्च का। पढ़ा था हमने, नहीं पढ़ा था? लेकिन मान लीजिए कि आपने कोई ऐसा ट्रांजैक्शन है जो 25 अप्रैल तक भी छूट गया था और बाद में आपके संज्ञान में आया, और फिर आप 25 अप्रैल के बाद उसको भेजना चाहते हैं, और आपको तो अलाउ करेगा नहीं अलाउ करेगा, तो ये और ये वाला जो है मार्च के महीने में डिफरेंस हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हेलो, नहीं समझ में आया अभी क्या? अरे भैया नहीं समझ में आया तो खुल के बोलिए, हम फिर से बताएंगे। हेलो, देखिए फिर से हम बताते हैं, ठीक है? नोट 2 हम लोग पढ़ रहे थे, और नोट 2 का लास्ट 4 लाइन, द अकाउंटेंट जनरल शुड सी दैट दिस अग्रीमेंट का मतलब सेंट्रल सेक्शन ऑफ अकाउंट इज इक्वल टू स्टेट सेक्शन ऑफ अकाउंट इज इक्वल टू सेंट्रल सेक्शन ऑफ अकाउंट इज अफेक्टेड एवरी मंथ। इन मेकिंग दिस अग्रीमेंट allowance should necessarily have to be made for differences which may arise। कोई डिफरेंस हो सकता है, वो कैसे अराइज कर सकता है? इन सर्टेन केसेस, फॉर एग्जांपल in the month of March, ठीक है, differences may arise owing to the fact that transaction of a year between central and state government which come to notice after 25th of April of the following year। ठीक है, मैंने 25 अप्रैल के बाद में अगर आपके जानकारी में कोई ट्रांजैक्शन आया, may be adjusted under the head in the central section without a corresponding adjustment be made in state section। इसका मतलब क्या हुआ कि 25 अप्रैल के बाद में अगर आपके पास में कोई आया तो आपको उसको सेंट्रल सेक्शन में उसकी एंट्री लेनी होगी, लेकिन करस्पॉन्डिंग जो डिफरेंस है वो स्टेट सेक्शन में आप नहीं दे पाएंगे। इसका यह मतलब नहीं कि 25 के बाद आपको लेना नहीं है, लेकिन 25 के बाद आप इक्वलाइज नहीं कर पाइएगा। मान लीजिए इसका रिवर्स भी, स्टेट सेक्शन वाला कोई ट्रांजैक्शन होगा इसमें लेंगे, लेकिन सेंट्रल में नहीं ले पाएंगे, वो अगले साल के लिए छोड़ दिया जाता है, उतना बैलेंस वो कैरी फॉरवर्ड करता है। दैट इज कॉल्ड क्लोजेस्ट टू बैलेंस। ठीक है, तो वही यहाँ पे कह रहा है may be adjusted under the said on central section of account without a corresponding adjustment between central oblique state section pending clearance in the following year of account। इसका मतलब कि यहाँ जो बैलेंस है जो मार्च के महीने में होता है, जिसकी जानकारी हमें 25 अप्रैल के बाद मिलती है, वो क्लोजिंग बैलेंस के तौर पे कैरी फॉरवर्ड करता है और फिर अगले ईयर में उसको क्लोज करते हैं या एडजस्ट करते हैं। नोट 3 कह रहा है द एडवाइस ऑफ एडजस्टमेंट इन फॉर्म AC4 relating to the previous financial year में भी, ठीक है, issued to the bank should be numbered serially for each month। इसका मतलब कि AC4 का जो एडवाइस है जो आप आरबीआई को भेज रहे हैं, ठीक है, सेंडिंग टू आरबीआई, इसमें नंबर डालना होगा, सीरियल नंबर क्या डालना होगा? सीरियल नंबर। यूं ही आप नहीं भेज सकते, ठीक है।
तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा। नाउ वी आर मूविंग टू द पॉइंट क्लियरेंस ऑफ द हेड। एक तो हमने बताया आपको कि हमने यहाँ पे अपना एक AC3 उसके पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 बनाए, और उसमें से जो पार्ट 2 का बैलेंस है उसको हमने AC4 के साथ में भेजा RBI के पास में, और अभी वहां पर गया है बस। अब RBI कैसे उसको एडजस्ट करेगा, यहाँ से अगला पारा शुरू होता है। नाउ वी आर मूविंग टू 5.7, तो काइंडली रीड एनीबॉडी 5.7। अभी तक का स्टोरी यही है, आगे RBI क्या एक्शन लेगा देखिए। 5.7 पढ़िए। When a state accountant general receives intimation from the central account section of the bank in Form AC5 that adjustment government and of his estate has been made in its books as advised by him, the net debit or credit adjusted by the bank against the balance of his estate should be credited or debited in the state section of his accounts to the head 8675 deposits with the Reserve Bank. Reserve Bank बस Central रुकिए। Account Office. देखिए, हमने पहली बार जब इसको स्टार्ट किया था तब हमने बताया था कि एक RBI होता है, यहाँ पे हमारा जो AG है वो JH है, और यहाँ पे जो AG है वो WB है, यानी वेस्ट बंगाल है। ठीक है, ये हमने आप लोगों को बताया था, एग्जाम्पल दिया था। तो हमारे पास में AG JH ने इनिशिएट किया है। कैसे इनिशिएट किया भाई? AC3, ठीक है, AC3 का पार्ट 2, ठीक है ना, उसमें, और फिर AC4 और एडवाइस, ठीक है, किसको दिया? किसको दिया? RBI को। एडवाइस ही दिया RBI के पास में, ठीक है ना। अब RBI के पास में, और किसके पास में? कौन से RBI के पास में? कास RBI नागपुर के पास में, ठीक है। अब कास RBI नागपुर करेगा क्या? यहीं से कहानी की शुरुआत होनी थी। लिखा हुआ है व्हेन अ स्टेट अकाउंटेंट जनरल रिसीव इंटीमेशन फ्रॉम द कास ऑफ द बैंक, तो ये बैंक का मतलब RBI, ठीक है, लैंग्वेज पूरा लिखना चाहिए था। तो ये जो है ना, इसकी बात हो रही है कि यहां से हमने इनिशिएट किया और ये इसको इंटीमेट करेगा, ठीक है। कास RBI जो है वो अब वेस्ट बंगाल को इंटीमेट करेगा, और जब वेस्ट बंगाल रिसीव करेगा, ठीक है, इन फॉर्म AC5, ये किसमें रिसीव करेगा? इन फॉर्म AC5 में। अब हम लोग AC5 फॉर्म पेपर देख लेते हैं, कह रहा है क्या। तो फॉर्म AC5 कहता है मेमोरेंडम ऑफ क्लियरेंस बाय सेंट्रल अकाउंट सेक्शन ऑफ RBI। तो ये जो AC5 है वो क्या है? मेमो ऑफ क्लियरेंस है, ठीक है। तो हम लोग इसको जो पढ़ रहे हैं वो एग्जाम्पल तो पढ़ ही रहे हैं, हम लोग इसका नाम भी हम लोग पढ़ते जाएंगे। तो AC3 था, वो हमने देखा, AC3 था एक रजिस्टर, ठीक है ना, और इस रजिस्टर में हमने एंट्री करनी है पार्ट 2 में, और पार्ट 2 में एक एडवाइस बनाया पार्ट AC4 में, जो हमने RBI के पास भेजा। RBI ने इसको उस दूसरे स्टेट में जहां से उसका एडजस्टमेंट होना है, नहीं ये उल्टा मैंने कह दिया, सॉरी, यहाँ 2 स्टेट तो है ही नहीं, यहाँ एक ही स्टेट है, ठीक है। दूसरा तो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, ये हमारा जो ट्रांजेक्शन चल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट से चल रहा है, ठीक है। तो हमने AC4 में भेजा था, इसने वापस हमें भेजा है AC5 में। AC5 में वापस भेजा है। ये कैसे वापस भेजा है कि हाँ भाई आपका जो है हमने अप्रूव किया है, मैंने सेंट्रल सेक्शन से मिला करके देखा है और उसको सही पाया है। तो ये क्या है? मेमो है, मेमो ऑफ क्लियरेंस, ठीक है। क्लियरेंस दिया है, क्लियरेंस मेमो है ये AC5, वापस हमारे पास किया है, झारखंड के पास ही आया है, ठीक है। हमने जावा था ना, तो अभी हमारे पास ही वापस आया है, ठीक है। व्हेन स्टेट गवर्नमेंट झारखंड रिसीव इंटीमेशन फ्रॉम द कास्ट बैंक AC5 दैट इज मेमोरेंडम ऑफ एडजस्टमेंट, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ क्लियरेंस। प्लीज अपना माइक्रोफोन बंद कीजिए, चलिए, ठीक है। मेमोरेंडम ऑफ क्लियरेंस में जब AG झारखंड वापस पाता है, ठीक है, अगेन द बैलेंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ऑफ हिज स्टेट
हैज बीन मेड इन इट्स बुक, तो वो कौन सा करता है, आरबीआई करता है। आरबीआई ने क्या किया, इसका एडवाइस को देखा और सेंट्रल सेक्शन का जो बैलेंस था सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसमें उतना क्रेडिट या डेबिट किया और उसको ये उसके उसके माने कि इसके पास तो दोनों है ना जी, सेंट्रल का भी है और स्टेट का भी है, ठीक है। तो मान लीजिए कि स्टेट गवर्नमेंट ने खर्च किया था और सेंट्रल गवर्नमेंट से दावा किया, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट ने मान लीजिए कि 10,000 रुपए खर्च किए थे, तो 10,000 रुपए खर्च किए थे, तो आरबीआई ने इसको एक्सेप्ट किया, तो सेंट्रल का जो है वो 10,000 रुपया माइनस कर दिया और यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का, स्टेट माने झारखंड का, ठीक है, 10,000 रुपया प्लस कर दिया, दोनों के अकाउंट है। और ऐसा प्लस माइनस करने के बाद इसने भेजा है मेमोरेंडम क्लियरेंस की, हाँ हमने क्लियर कर दिया, टेंशन मत लीजिए। सर तो मेमो ये जो मेमो इशू करता है ये तो एजी ऑफिस के द्वारा किया जाता है ना सर? एजी ऑफिस एडवाइस इशू करता है, मेमो आरबीआई देता है। अच्छा, इसी में कंफ्यूज हो रहे थे सर। ना देखिए ना, एजी रिसीव करता है, पहला लाइन पढ़िए तो मैडम आप भी, व्हेन स्टेट अकाउंटेंट जनरल, तो स्टेट अकाउंटेंट जनरल की जगह पढ़िएगा अकाउंटेंट जनरल झारखंड। अब पढ़ के बताइए तो जरा। सर बुक नहीं है मेरे पास। जिनके पास बुक है वो पढ़िए। और आप अपना माइक्रोफोन बंद कर लीजिए मैडम। चलिए कोई बात नहीं पढ़ रहे तो नहीं पढ़ रहे, ठीक है। तो वही है कि अकाउंटिंग जनरल झारखंड जब है रिसीव करता है इंटीमेशन फ्रॉम बैंक इन 85, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ क्लियरेंस। उसने कहा कि हमने क्लियर कर दिया भाई, आपका एक्सेप्ट कर दिया और क्लियर कर दिया, ठीक है। अगेन द बैलेंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ऑफ इट स्टेट हैज बीन मेड इन इट्स बुक, किसके बुक में, बैंक के बुक में, एज एडवाइज बाय हिम, जैसा कि आपने हमें एडवाइस किया था, हमने अपने बुक में वैसा एडजस्ट कर दिया है और क्लियरेंस मेमो आपको हम भेज रहे हैं, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। द नेट डेबिट और क्रेडिट एडजस्टेड बाय द बैंक, नेट डेबिट और क्रेडिट, ठीक है, जो कि बैंक ने एडजस्ट कर लिया है, अगेन द बैलेंस ऑफ हिज स्टेट should be credited or debited in the state section of his account in the head 8675। जब हमारे पास में वो आ गया, अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि हमको सेंट्रल सेक्शन में पहले हमने माइनस कर रखा था, सेंट्रल सेक्शन ऑफ अकाउंट में, ठीक है, और माइनस कर रखा था या सॉरी प्लस कर लिया था कि हमारा खर्चा हो गया है, या माइनस ही किया वो, चलिए ठीक है। अब जब वहां से मेमो आया तो सेम माइनस का एंट्री देंगे, माइनस एंड डेबिट का हम कह रहे हैं, ठीक है, स्टेट सेक्शन ऑफ अकाउंट में। मैंने जब हम इनिशिएट करते हैं तो सेंट्रल सेक्शन ऑफ अकाउंट में हम डेबिट देते हैं और डेबिट देने के बाद में एडवाइस भेजा, एडवाइस में हमारा डेबिट को उसने अप्रूव कर लिया, मेमो क्लियरेंस भेजा, तो उसका जब हमने क्लियरेंस पाया तब हमने अपने स्टेट सेक्शन ऑफ अकाउंट में उसी में इसका डेबिट देते हैं, जो कि हेड है 8675 डिपॉजिट विद आरबीआई, 8675 डिपॉजिट विद आरबीआई। तो बार बार जो मुझे कंफ्यूजन होता था वो यही था, सेंट्रल सेक्शन ऑफ अकाउंट, स्टेट सेक्शन ऑफ अकाउंट, दोनों अपने एडी ऑफिस में ही है, ठीक है। अब आगे हम पढ़ते हैं 8675 रिजर्व बैंक ऑफिस। हाँ बोलिए। इसके पहले मैं कुछ बोलूं? रिजर्व बैंक डिपॉजिट जो है अकाउंटेंट जनरल के, रिजर्व बैंक डिपॉजिट जो है अकाउंटेंट जनरल के पास रहता है, तीन सब हेड होते हैं उसके। एक तो रिजर्व बैंक डिपॉजिट ट्रेजरी होता है, एक रिजर्व बैंक डिपॉजिट हेडक्वार्टर होता है, और तीसरा रिजर्व बैंक डिपॉजिट सेंट्रल अकाउंट ऑफ रिजर्व बैंक होता है। तीन ही होता है ना सर? बिल्कुल सही, हाँ बिल्कुल सही। तो सर इसमें जो हम लोग अकाउंट कोड पढ़ रहे हैं सर, अकाउंट कोड फॉर अकाउंटेंट जनरल, इसके बाद में एमएसओ एएनडी बनाया गया है ना सर 90 में? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें प्रीफेस में क्लियरली लिखा गया है कि उसमें बहुत सारी कमियां थी और बाइफरकेट हो गया था, तो उन सबको एक साथ ही चलते थे ऑडिट और अकाउंट, तो बाइफरकेट होने के बाद में क्लियरली स्टैंड आउट करने के लिए एमएसओ एएनडी वॉल्यूम 1 बनाया गया है ना? बिल्कुल सही। तो उसमें सर मैं अगर पढ़ रहा हूँ तो बहुत ही क्लियरली मतलब प्रेजेंट किया गया है, और इतने ज्यादा जो टर्मिनोलॉजी है कंफ्यूजन उसको दूर किया गया है, जो 20 चैप्टर में डिवाइडेड है। तो वो चैप्टर नंबर कौन सा है एमएसओ एएनडी का, जो कौन सा चैप्टर है वो?
ये जो आप अभी पढ़ा रहे हैं ना, ये कैश बैलेंस वाले में ही है, कैश बैलेंस में है, ये चैप्टर नंबर 11 में है। कोई ना कोई चैप्टर 11 में होगा। कैश बैलेंस है, चैप्टर 11 में चैप्टर कैश 11 बैलेंस है। हाँ, 11.19 में है। देख लेते हैं, देखिए और सिंप्लीफाई कर दिया है इसको। 11.19 कैश बैलेंस। 19 है दिखा ना दिखा दिखा, थैंक यू, सर? बहुत बढ़िया। रिव्यू बैलेंसेस में, हाँ ठीक है, हाँ मेरा पढ़ा हुआ है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आगे बढ़े हम लोग। एग्जाम में बोलिए बोलिए। एग्जाम ठीक है सर। एग्जाम में मुझे लगता है कि अगर क्वेश्चन सेट किए जाते होंगे तो MS और ND वॉल्यूम 1 को ज्यादा वेटेज दिया जाता होगा, मेरा ओपिनियन है, पता नहीं क्या कहते हैं। ना ना, ACAG भरपूर वेटेज है। मतलब ACAG से तो ऐसा ब्लाइंडली क्वेश्चन पूछता है ना कि MSO AND वॉल्यूम 1 देखता भी नहीं है कि उसमें अपडेटेड हो गया है। अच्छा, इसका लैंग्वेज तो कॉपी और पेस्ट करता है, समझिए आप। ओके ओके, अच्छा समझे? रिपीटेड कर देते बहुत क्लियरली बोल देना चाहते हैं कि आप लोगों को एग्जाम पास करना है तो आप लोग ACAG बुक पढ़िए, और अगर प्रैक्टिकल में काम करना है तो MSO AND वॉल्यूम 1 पढ़िए। बहुत सही कहे सर आप, बिल्कुल सही है, क्योंकि MS और ND सिंप्लीफाई है और अकाउंट को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। थोड़ा सा इसलिए क्योंकि उसका लैंग्वेज ओल्ड है ना, यस सर, ये अंग्रेजों के जमाने का जेलर है। यस यस यस, करेक्ट। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। आगे, रिजर्व बैंक सेंट्रल अकाउंट ऑफिस by per contra adjustment against the head adjusting account between central and state government. At the same time, the state accountant general should clear the outstanding under the head 86 central adjusting account between the state government in the central section of his account by debit or credit to the head 8675। मतलब सिंपल वही है कि जो वहां पर जहां से इनिशिएट हुआ है, सेंट्रल सेक्शन ऑफ अकाउंट से इनिशिएट हुआ है तो मेमोरेंडम ऑफ क्लियरेंस मिलेगा तो यहां आएगा, और अगर यहां से इनिशिएट हुआ है और मेमोरेंडम ऑफ क्लियरेंस मिलेगा तो यहां आएगा। समझ गए? हेलो, यस सर। कुछ भी हो सकता है ना, पहले कोई भी खर्च कर सकता है, ये खर्च कर देगा इसके बिहाफ में, ठीक है, तो यहां से इनिशिएट करेंगे क्योंकि क्लेम यही करेगा। ये खर्च कर देगा इसके बिहाफ में तो यहां से इनिशिएट करेंगे और इसको सेटल करना है, ठीक है ना। आगे इसका लास्ट पारा पढ़ते हैं, मतलब इसी पेज में 5.7 का लास्ट पारा, लास्ट पारा नहीं है, इसी के नीचे है, ठीक है, फर्स्ट पारा के नीचे सेकंड पारा। इन रिस्पेक्ट ऑफ एडजस्टमेंट अगेंस्ट स्टेट बैलेंस इनिशिएटेड बाय द सेंट्रल अकाउंटेंट जनरल, एक यहाँ वर्ड आया है और मुझे इसका अभी तक पता नहीं है। स्टेट अकाउंटेंट जनरल तो मैंने देखा था, लेकिन क्या सेंट्रल अकाउंटेंट जनरल होता है? तो मुझे बताएगा हाँ या ना। सेंट्रल अकाउंट यहाँ पे वर्ड यूज किया है सेंट्रल अकाउंटेंट जनरल, मैंने हिंदी में भी पढ़ा तो लिखा है केंद्रीय महालेखाकार। ये कौन होता है जी? मैं बताता हूँ सर। एक्चुअली क्या है ना कि मुझे लगता है कि पहले जब बाइफर्केट होने से पहले, हेलो, बोलिए बोलिए बोलिए। बाइफर्केट होने से पहले जो सेंट्रल ऑफिसर्स थे ना, अपने DG सेंट्रल, डायरेक्टर जनरल, जो सेंट्रल वाले ऑफिसर्स हैं, वो लोग ये सब स्टेट के अकाउंटिंग मैटर्स भी डील करते थे सर। ये बाइफर्केशन से पहले की बात है। अभी भी तो PD सेंट्रल का ऑफिस तो अभी भी है हमारे यहाँ पे, PD सेंट्रल। बाद में बाइफर्केशन के बाद में DG सेंट्रल वगैरह सब अलग कर दिए गए, और वो सेंट्रल हमारे यहाँ पोस्ट है ना वो PD सेंट्रल है, तो PD सेंट्रल का मतलब हो गया प्रिंसिपल डायरेक्टर सेंट्रल। हाँ, जैसे DGA मुंबई में है, DGA डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑडिट सेंट्रल, तो वो देखता है महाराष्ट्र का पूरा सेंट्रल का, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि केंद्रीय महालेखाकार जो होता है, ठीक है, in respect of adjustment against the state balance initiated by the central accounting general, मैंने कोई केंद्रीय महालेखाकार है, the outstanding under the head adjusting account with central state government should be cleared by them on receipt of the clearance memo from the bank AC5। मैंने AC5 खाली हमको नहीं भेजता है, समझे कि नहीं, एक सेंट्रल अकाउंटेंट जनरल है उनको भी AC5 भेजता है, समझे कि नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि झारखंड ने जो इनिशिएट किया, बिहार ने किया, बंगाल ने किया,
उसको AC4 के अगेंस्ट में AC5 खाली इसको नहीं मिलता है, सेंट्रल अकाउंटेंट जनरल को भी मिलता है हर ट्रांजेक्शन का, और जो यहाँ एडजस्ट करेगा उसी के कॉन्ट्रा में वो वहां एडजस्ट करेगा। ठीक है, पर कॉन्ट्रा डेबिट और क्रेडिट द हेड 8675 डिपॉजिट विद RBI सेंट्रल अकाउंट्स ऑफिस। ठीक है ना? हेलो, करेक्ट सर। चलिए नेक्स्ट पारा में आते हैं। क्लियरेंस मेमोरेंडा, क्लियरेंस मेमोरेंडा मैंने AC5 मेमोरेंडम ऑफ क्लियरेंस। तो अगला पारा में लिखता है क्लियरेंस मेमोरेंडा यानी कि AC5, जो कि उसने AG झारखंड को भी भेजा है और सेंट्रल अकाउंटेंट जनरल को भी भेजा है RBI ने। In respect of adjustment against central balances will be sent by the central account section of Reserve Bank to the accounts officer from whom the advice of adjustment is received. Simple, पहले भी लिखा हुआ था। Note: in order to avoid exaggeration in accounts, the outstanding under the head adjusting account with central state government, that is 8786, should be cleared by making deduct entry under the head on the debit and credit side. इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब ये हुआ कि आपको इसको जीरो करना है, यानी डेबिट हुआ था तो एडजस्ट करने के लिए माइनस डेबिट कीजिएगा, और क्रेडिट हुआ था तो एडजस्ट करने के लिए माइनस क्रेडिट कीजिएगा, ताकि जीरो हो जाए। समझे? यहाँ तो हमने पहले ही बताया DDR हेड का जितना भी एडजस्टमेंट होता है सब जीरो करने के लिए होता है। ठीक है, इसलिए इसमें ऐसा कुछ अलग से नहीं लिखा गया है। एडजस्टमेंट ऑफ पेंशनरी चार्जेस रिकवरेबल फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट बट चार्ज टू द फर्स्ट इंस्टेंस ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया अंडर सर्टेन आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे और कुछ नहीं रह गया है। नाउ वी आर मूविंग टू 5.8, और 5.8 हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, वही हाई कोर्ट के जजेस का पेंशनरी। ठीक है ना? इसमें जो हमने डिस्कस नहीं किया है वो है द एक्चुअल रिकवरी फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। वहां से 5.8 का जो लिखा हुआ था हेड 2071 पेंशन एंड अदर रिटायरमेंट बेनिफिट पेंशनरी चार्जेस इन रिस्पेक्ट ऑफ हाई कोर्ट जजेस, उसके बाद ठीक है, तो वहां से कोई पढ़ना शुरू कीजिए। 5.8 द एक्चुअल रिकवरी पढ़िए तो कोई भी। The actual recovery from the state government should be effected by operating upon the head adjusting account between central and state government and making necessary monetary settlement with the state government through the central account section of the bank in accordance with the procedure prescribed in Article 5.6. In cases where pensions are paid initially through a PSB or a state treasury located outside jurisdiction of a state from which the judge retired, the recovery of the pensions from the concerned state will be effected by Accountant General of the state in whose central section the charges initially stand debited by operating upon head interstate suspense account government of the। ठीक है, यहाँ पे एक मसला है इंटरस्टेट। देखिए इंटर स्टेट सस्पेंस अकाउंट जो है ना, हेलो, यस सर, ये 8658 यानी सस्पेंस का माइनर हेड सब मेजर हेड 00 और माइनर हेड कुछ है, जरा कोई देख के बता सकता है इंटर स्टेट सस्पेंस अकाउंट कौन सा माइनर हेड है? एक सेकंड सर, कोई देखेगा कि हम ही देखें? मैं देख रहा हूँ सर, मैं देख रहा हूँ। देखिए इंटर स्टेट सेटलमेंट सर, ये 7810 में आता है ना? अरे नहीं भाई, आपका उसी में आता है। नाम क्या है? लिस्ट ऑफ मेजर 8658 में ही है, देखिए ना एक बार जरा, वरना हम तो खोल ही रहे हैं 8658। 8658 हम खोलने ही वाले हैं। सस्पेंस अकाउंट हाँ ओपन हो गया। सस्पेंस डिपार्टमेंट, मेरा स्क्रीन आप लोग को दिख रहा है, हाँ या ना? जी सर। हाँ रहे सर। बहुत बढ़िया। ये देखिए यहाँ पे है इंटर स्टेट सस्पेंस अकाउंट। इसमें दो जगह दिया सर, 134 भी है। क्या सेटलमेंट बिटवीन अकाउंटिंग जनरल जम्मू कश्मीर एंड अदर स्टेट, वो नहीं,
और है 135 वो है नहीं, 60 में। वो नहीं। जम्मू कश्मीर का अलग है, सिक्किम का अलग है। वो नहीं, वो नहीं, वो नहीं। ये नहीं, क्लियर नहीं, इसमें तो नहीं है। इंटरस्टेट सस्पेंस अकाउंट इसमें नहीं है। सर 8793 है वो। 8793 है, हाँ वो तो हम ये जानते सस्पेंस हैं वाला नहीं है। 8793 है, पर हाँ, 8793 का एक हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसमें लिखा है ना, सेपरेट माइनर हेड फॉर ट्रांजेक्शन बिटवीन एनी टू स्टेट। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, 8793 ही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हमको लगा सस्पेंस अकाउंट इसमें अलग से होगा कुछ। चलिए, बढ़िया है, ठीक है ना। इसका मतलब है 878658 नहीं है, 8793 ही है। ठीक है, ये बहुत आसान है। इसमें जो हाईकोर्ट के जजेस वाला मामला है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट वाला मामला तब तक है जब तक कि वो अपने स्टेट में ले रहे हैं पेंशन, और अगर वो किसी दूसरे स्टेट के बैंक से पेंशन ले लेंगे तो वहां पे केवल सेंट्रल और स्टेट का ट्रांसफर नहीं होगा, वहां पे स्टेट वर्सेस स्टेट का भी होगा। यही यहाँ लिखा हुआ है। The actual recovery from the state government to be affected by operating upon the existing account between central and state government, that is 8786, ठीक है, and making necessary monetary settlement with the state government through the central government section of the bank, जैसा कि 5.6 में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। In cases where the pension are paid initially through the public sector bank or a state treasury located outside the jurisdiction of the state, तो यहाँ पे आपका इंटर स्टेट वाला मामला, वो वाला हेड भी ऑपरेट करना पड़ता है। है, तो ये दो पॉइंट हैं जो पेंशन वाले में है। पेंशन वाले में पहला पॉइंट क्या है, हाईकोर्ट जज अगर अपने ही स्टेट में अपना पेंशन ले रहे हैं, ध्यान सुन लीजिएगा, जिस स्टेट में नौकरी करते हैं वहां नहीं, जहां से वो पेंशन लेना चाहते हैं वहां, ठीक है, तो सेंट्रल और स्टेट के बीच में आपका ट्रांजेक्शन हो जाएगा। ठीक है, और स्टेट में पेंशन लेंगे तो सेंट्रल और स्टेट के अलावा स्टेट वर्सेस स्टेट का भी काम होगा। ठीक है ना। बोलिए सर, ये तो ठीक है, लेकिन एक जगह और मेंशन किया हुआ है इंटर स्टेट सेटलमेंट के बारे में 7810 में, है ना। तो उसमें सर माइनर हेड में बहुत कुछ दिया हुआ है। 101 से शुरू है, इंडिया एंड पाकिस्तान से, और नीचे तक चला गया है 125 तक, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना तक। 7810 इस पूरे चैप्टर में है ही नहीं। 7810 जो है इस पूरे चैप्टर में नहीं है। असल में 7810 क्या कह रहा है अभी हम लोग वहां जाएंगे तब देखेंगे। फिलहाल आपको देखना है सस्पेंस, यानी कि 8786 भी जो है वो भी सस्पेंस अकाउंट है सेंट्रल और स्टेट के बीच का। 8793 भी जो है वो भी सस्पेंस अकाउंट है स्टेट और स्टेट के बीच का। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टू द 5.9। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था, हमने देखा था सेंट्रल और स्टेट। अभी हम लोग देखेंगे स्टेट वर्सेस स्टेट। ठीक है, तो जब सेंट्रल और स्टेट देखा था तब हमने देखा था यहाँ आरबीआई है, ठीक है, यहाँ पे एजीजीएच है, यहां से गया था AC4 और यहां से आया AC5। हालांकि एक AC5 उन्होंने सेंट्रल एजी को भी भेजा था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक ही स्टेट था ना जी, यहाँ अब दो स्टेट आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कम से कम AC4 तो भेजेगा ही भेजेगा, इसमें कोई शक नहीं है। AC5 किसी AGWBN वेस्ट बंगाल को भेजता है कि नहीं भेजता है, हम लोग इसको यहीं पर चेक करेंगे। अभी तक हम लोगों ने एक हेड देखा था 8675 डिपॉजिट विद आरबीआई, वो जरूर ऑपरेट होगा। दूसरा हेड देखा था 8786, अब वो ऑपरेट नहीं होगा, अब ऑपरेट होगा 8793, लेकिन ये जरूर ऑपरेट होगा। ठीक है, और AC4 AC3 सब मेंटेन होगा, समझे। अब AC5 इसको वापस आएगा कि उसको जाएगा, हम लोग यहाँ चेक करेंगे। चलिए, वी आर मूविंग टू द 5.9। कोई पढ़ना शुरू कीजिए। All interstate transactions brought to account in a month in the various accounts and abstracts in an accountant general's office should be brought together for the whole account circle in part 3 of register of adjustment with Reserve Bank form AC3, and the net credits and debits worked out in this part under head interstate suspense account should be transferred to the relevant columns of part 2 of the register after agreement with detail book.
एन एडवाइस ऑफ बदल देंगे एडजस्टमेंट। बदल देंगे। इसमें जो भी आपने कुछ पढ़ा है, एक हेड यानी इंटर स्टेट सस्पेंस अकाउंट को छोड़ करके कुछ भी नया पढ़ा है आप बताइए रघु कुमार जी, नहीं सर, जो आपने 5.6 में नहीं पढ़ा था, ऐसा कुछ इसमें नया पढ़ा आपने? नया तो कुछ नहीं दिख रहा है। नहीं है, बिल्कुल वही प्रोसीजर ही है। पहले आपको 83 में 83 जो है रजिस्टर, समझे कि नहीं, रजिस्टर विद आरबीआई वो मेंटेन करना होगा तीनों पार्ट में। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, स्टेट वर्सेस स्टेट पढ़ रहे हैं। हेड कौन सा है 8793, ठीक है। तो रजिस्टर विद आरबीआई मेंटेन करना पड़ेगा तीनों पार्ट में, ठीक है ना। और उसी में जो पार्ट 2 वाला है उसको AC4 में भेजना पड़ेगा, और पार्ट 3 वाला जो है उसको डिटेल बुक से मिलाना होगा। ये सब तो दोनों फैक्ट आपको याद है ना जी, Yes, sir. है कि नहीं, है ना। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, ठीक है। तो पार्ट 2 जाएगा कहाँ पे, पार्ट 2 जाएगा AC4 में, है ना, और पार्ट 3 जाएगा डिटेल बुक में। ये तो हमने देखा ही था, पहले भी देखा था। नया खाली एक आया ये वाला हेड 8793, ठीक है। अभी तक इतना ही है, आगे पढ़िए तो जरा। एन एडवाइस, An advice of adjustment to then be prepared. Inform SC4 on the basis of figures entered in this part and sent to the central account section of bank for necessary transfer between balances of originating state and each of other states concerned. बिल्कुल यही हमने AC4 पे भेज दिया, यहाँ से झारखंड से गया AC4, ठीक है। हमने आरबीआई को एडवाइस किया, अब आरबीआई क्या करेगा देखिए। Simultaneously, copies of advice supported by schedules, vouchers, and other papers should be forwarded to Accountant General of concern to enable them to incorporate the transactions in their book. ये आरबीआई क्या करेगा, ये फॉरवर्ड कर देगा, हम यही AC4, समझे। और फॉरवर्ड किसके साथ में करेगा, AC4 करेगा, ठीक है। और कॉपी ऑफ एडवाइस, तो इसका कॉपी, कॉपी ऑफ AC4 क्या फॉरवर्ड करेगा, कॉपी माने हो गया ये ओरिजिनल अपने पास में रखेगा, ठीक है। AC4 एंड और क्या फॉरवर्ड करेगा, वाउचर एंड अदर पेपर, मन ओरिजिनल वाउचर जाना चाहिए भैया, समझे। और ये लिखा हुआ भी था एंड अदर पेपर, किसको फॉरवर्ड किया, वेस्ट बंगाल को, ठीक है। क्यों किया, क्योंकि हम लोग स्टेट वर्सेस स्टेट पढ़ रहे हैं। स्टेट है एक झारखंड, दूसरा स्टेट है वेस्ट बंगाल, ठीक है ना। आगे पढ़िए। ऑन रिसीट ऑफ, On receipt of intimation of adjustment from the bank in Form 85, the Accountant General who initiated the adjustment should clear the outstanding in his accounts under head interstate savings account by making deduct entries. सुनिए इसका मतलब क्या हुआ कि AC4 यहाँ गया है, AC5 नहीं गया है, AC5 वापस यहीं आएगा, समझे कि नहीं। AC5 वापस झारखंड को आएगा, जो उसमें किया गया था वैसा हूबहू, समझे। AC5 इसको नहीं भेजा गया है, AC यहाँ से एक्सेप्टेंस गया आरबीआई के पास, आरबीआई ने एडजस्ट किया और इसको वापस झारखंड को भेजा। मैं पढ़ता हूँ, देखता हूँ कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है, ठीक है। ऑन रिसीट ऑफ इंटीमेशन ऑफ एडजस्टमेंट, मैंने एडजस्टमेंट हो गया है फ्रॉम द बैंक, बैंक के द्वारा, ठीक है। इनफॉर्म AC5 द अकाउंटेंट जनरल हु इनिशिएटेड द एडजस्टमेंट, जिसने इनिशिएट किया था उस अकाउंटेंट जनरल को शुड क्लियर द आउटस्टैंडिंग। सही है गलत रघु कुमार जी? Yes, sir. सही है सर। है ना। जो स्टेट ने इनिशिएट किया उसको वापस, हाँ बोलिए बोलिए। जो इनिशिएट किया स्टेट अकाउंटेंट जनरल उसके पास वापस आएगा। हाँ, झारखंड ने इनिशिएट किया था उसी के पास वापस आया, ठीक है। In this account under the head interstate suspense account 8793 by making deduct entries per contract credit or debit to the head 8675 deposit with RBI, जो कि पहले मैंने बता दिया है, ठीक है। 8675 रिजर्व बैंक सेंट्रल अकाउंट सेक्शन, और रिजर्व बैंक में भी सेंट्रल अकाउंट सेक्शन में ये डेबिट क्रेडिट कर रहा है, ठीक है। स्टेट अकाउंट सेक्शन में नहीं। स्टेट अकाउंट सेक्शन का मतलब है अपना वाला, समझिएगा। स्टेट अकाउंट सेक्शन का मतलब है स्टेट ऑफ झारखंड। क्या हुआ, लाइट चला गया क्या?
स्क्रीन चला गया। वीडियो का रिकॉर्डिंग तो हो रहा है। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, बीच में थोड़ा डिस्टर्ब हुआ था। ठीक है, वो लाइन चली गई है, ठीक है ना? ठीक है, तो हम फिर से कह रहे हैं कि स्टेट अकाउंट सेक्शन का मतलब हो गया स्टेट ऑफ झारखंड। हमारे पास में एजी ऑफिस के पास में जो स्टेट अकाउंट सेक्शन है उसका मतलब है स्टेट ऑफ झारखंड, समझे? तो जब वहां से आया है आरबीआई के पास से, तो भी हमने जो कॉन्ट्रा डेबिट और क्रेडिट किया है वो सेंट्रल अकाउंट सेक्शन किया है। रिजर्व बैंक सेंट्रल अकाउंट सेक्शन, सेंट्रल अकाउंट सेक्शन किया है। देखें, ये भी लेखा कार्यालय रिजर्व बैंक। सेंट्रल अकाउंट सेल है कि क्या है? कहाँ डिपॉजिट विथ रिजर्व बैंक डिपॉजिट विथ रिजर्व बैंक सेंट्रल अकाउंट ऑफिस लिखा है ना? सेंट्रल अकाउंट ऑफिस है ना, और तो मतलब हमारा वाला नहीं, रिजर्व बैंक का सेंट्रल अकाउंट ऑफिस होगा ना, यस सर। जो भी है, ठीक है। When a copy of the same intimation, जब copy of same intimation is received by the other accountant general concerned, ये जो है जब दूसरा इसी का कॉपी, ये जो 5 है इसी का कॉपी इंटीमेशन तो यही ना है जी, इंटीमेशन तो यही है, हाँ, ठीक है। इसका भी कॉपी इसको दिया जाता है, कॉपी टू WB, ठीक है। जब इंटीमेशन दिया गया, ठीक है, other accountant general concerned, he should make adjustment in the state section of his account under the head central account office reserve bank suspense by per contra debit credit, जो भी है। तो इसको जब दिया गया वेस्ट बंगाल को, तो अपना स्टेट अकाउंट सेक्शन में इसका एंट्री करेगा, ठीक है। इसी का कॉपी ये करेगा सेंट्रल अकाउंट सेक्शन, ठीक है। आगे दिख रहा है अंडर द, हाँ ठीक है, suitable subhead may be opened under the head central accounts office reserve bank suspense to correspond with the different accounts officers operating the central account section of the bank, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस मेजर हेड के अंदर में बहुत सारे सब हेड अपने आप ओपन किए जा सकते हैं, ठीक है। सुटेबल सब हेड में बी ओपन, राइट, और मे बी ओपन अंडर द हेड सेंट्रल अकाउंट्स ऑफिस रिजर्व बैंक सस्पेंस। मैंने 8658 में सेंट्रल अकाउंट्स ऑफिस का कोई सब हेड माइनर हेड है क्या? देखिए जरा, 8658 में सेंट्रल अकाउंट्स ऑफिस का कोई माइनर हेड है क्या? 8675 में इसमें 8675 क्या बोल रहे हैं? इसमें है सर, स्टेट का 106 में है। 8675 में है, 8675 में स्टेट का 106 में लिखा है। 106 ना ना, रेलवे सेंट्रल का अकाउंट है। सेंट्रल का 101 है, सेंट्रल सिविल। नहीं नहीं, 8675 आप देख रहे हैं ना? 8675 में 101 सेंट्रल सिविल है अच्छा ठीक है, और 106 स्टेट है। 8675 101 सेंट्रल सिविल, 106 स्टेट। हाँ देखते हैं, ठीक है। 101 सेंट्रल सिविल और 106 स्टेट, ठीक है, ठीक 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 है, ये देखना चाह रहे थे हम। चलिए ठीक है, तो ये मामला आप लोगों को क्लियर समझ में आया, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। नोट द प्रोविजन इन नोट 1 अंडर आर्टिकल 5.6 also to the entries made in part 3 of the register under the head interstate expense account। खैर कोई बात नहीं। Now we are moving to the monthly statement of adjustment against central balance, and which is very very important. Many questions have been asked in this section, this para, and this is very easy to understand, nothing hard. So read 5.10, which is very important and very easy। 5.10 पढ़िए, बहुत आसान है।
The central account section of RBI at Nagpur will send to each accountant general by 25th of each month and 10th May in the case of adjustments in March. A statement showing the sum total of adjustments made against the central balances at his instance together with a statement of closing balance of the estate for the respective month. ठीक है, याद कीजिए अप्रैल का हम लोग भेजते थे 7 जून तक, है ना, 7 जुलाई नहीं, अप्रैल का 7 मई होगा ना यार, ठीक है, और जून तक यहाँ पे 7 जुलाई तक, है ना, और यहाँ पे हमने लिख दिया मार्च। लेकिन मार्च का हम लोग भेजते थे 7 तारीख को, फॉलो नहीं करते थे, यहाँ पे 25 अप्रैल तक भेजते थे कि नहीं, हाँ या ना? हेलो, कुछ बोलत नहीं काहे? हाँ, अब यहाँ हमने आरबीआई को भेजा था इस डेट में, है ना, अब वहां से वो सब कुछ काम धाम कंप्लीट करके कब तक भेज रहा है हमारे पास में, वो काम धाम करके भेज रहा है 25 तक। रिटर्न कब आ रहा है आरबीआई से? 25 मई, 25 जून, 25 जुलाई। लेकिन यहाँ पे अप्रैल के महीने के हिसाब से 25 अप्रैल को तो लोग भेजिए रहे हैं, तो वहां से लौटेगा कब? 10 मई को। समझे? ये पैटर्न फॉलो किया जाता है। इसीलिए मैंने कहा कि 5.10 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत आसान है। ठीक है, मार्च के महीने वाला 10 मई है, बाकी 25 है ना। चलिए 5.11 इसको पढ़ लीजिए और फिर 5.12, और आज हम लोग यहीं पर रुक जाएंगे, ठीक है ना। नहीं, 5.12 नहीं पहुंच पाएंगे, 5.11 ही पढ़िए, 5.12 कल शुरू करेंगे। The accounts through which the transactions are initially accounted for under head interest suspense accounts and reported by one accountant general to the concerned accountant general are known as settlement accounts. A settlement account dispatched by the accountant by his outward settlement account, and the account received by him will be his inward settlement account. Even in cases where there are no transactions against a particular estate during a month, a nil outward settlement account should invariably be dispatched to the accountant general or account officer concerned. ये क्वेश्चन भी बार बार आया है, बहुत बार आया है, नील वाला जो है, नील होगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। 5.11 बहुत रिपीटेशन है, बहुत रिपीटेशन। और ये मैंने आपको चैप्टर 1 में भी बतलाया था। चैप्टर 1 याद है? कहाँ बताया था चैप्टर 1? बाबा कहे चैप्टर 1 में हमने कहाँ बताया था? कोई हमको बता दे, हम बाबा करेंगे आज। तो वो सातों पार्ट पढ़ा रहे थे सर, उसमें था। आपको मैंने दिखलाया था, ठीक है, कि आपका जो डिटेल ऑफ रिवेन्यू है पार्ट 1, ठीक है, वो है डिपार्टमेंटल क्लासिफाइड एसेट का पार्ट 1। उसका जो लास्ट पारा लिखा हुआ है, लास्ट पारा नहीं, पहला पारा का लास्ट 4 लाइन, वो क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है अ लाइन शुड बी प्रोवाइडेड इन द एब्स्ट्रैक्ट फॉर ईच ट्रेजरी, देन as many lines as the accountant general may deem necessary for entering receipt transfer through suspense slip from the settlement account। तो settlement account जो होता है वो suspense slip के साथ में होता है, ठीक है, and the abstract or other department and initially a line for transfer adjusted through the combined transfer ledger and abstract, ठीक है। तो सस्पेंस जो सेटलमेंट अकाउंट आपने देखा वो क्या है, हम एक बार फिर से पढ़ देते हैं सेटलमेंट अकाउंट के बारे में। 5.11 में द अकाउंट, देखिए, फॉर्म एंड ट्रीटमेंट ऑफ सेटलमेंट अकाउंट, द अकाउंट थ्रू व्हिच द ट्रांजैक्शंस आर इनिशियली अकाउंटेड फॉर अंडर द हेड इंटर-स्टेट सस्पेंस अकाउंट एंड रिपोर्टेड by one accountant general to the concerned accountant general are known as settlement account। तो हमने यहाँ से सेटलमेंट अकाउंट बनाया ट्रांजैक्शन के लिए, हमने यहाँ से भेजा तो वो हो गया आउटवर्ड सेटलमेंट अकाउंट, और जिसने वो रिसीव किया वो हो गया इनवर्ड सेटलमेंट अकाउंट। और हमने अकाउंट नहीं भेजा है, तो फिर से कह देता हूँ, AC3 आपने देखा था, लेकिन हमने अपना रजिस्टर भेजा था नहीं, AC4 भेजा था। वो क्या था? AC4 एडवाइस। वैसे ही अकाउंट है, समझे,
अकाउंट जब सारा ट्रांजेक्शन हो जाता है उसके बाद भेजते हैं, और अकाउंट भेजते हैं, अकाउंट नहीं भेजते हैं, सस्पेंस स्लिप भेजते हैं। क्या भेजते हैं? हेलो हेलो Suspense slip. सर ये आउटवर्ड सेटलमेंट अकाउंट जो होता है AC 6 है ना इसका फॉर्म, AC 6। हाँ जो भी है, पर हम लोग उसको अकाउंट अपना भेजते ही नहीं है, हम लोग सस्पेंस स्लिप भेजते हैं। हम लोग क्या भेजते हैं? सस्पेंस स्लिप। और ये कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ 5.13 में। 5.13 में जहाँ पे AC 12 लिखा हुआ है ना, देख रहे हैं आप? 5.13 5.13 कहीं AC 12 लिखा हुआ है, उस लाइन का स्टार्ट है इन रिस्पेक्ट ऑफ आइटम। उसको पढ़िए तो जरा। इन रेस्पेक्ट ऑफ सच आइटम, पढ़िए पढ़िए। इन रेस्पेक्ट ऑफ सच आइटम शुड बी entered in an objection book from AC 10 and the objection communicated to the other accountant general through an objection statement by Article 5.14. ना ना वो नहीं। In respect of items which are adjustable under heads which have been opened in departmental abstracts, suspense slips should be prepared in the form AC12. हाँ ठीक है, उसके बाद आगे बढ़िए। They should be entered in an outward suspense slip register form AC13, and the suspense slips together with supporting vouchers or other documents should then be sent to the departmental auditor concerned for necessary adjustment in the departmental abstracts. ये सस्पेंस स्लिप ही होता है जो भेजा जाता है। समझ में आई बात आप लोगों को? हेलो, है ना? हम सस्पेंस स्लिप ही है जो भेजते हैं, ठीक है? दूसरा कुछ नहीं भेजते हैं। अकाउंट हमारा नहीं जाता है, ठीक है? यहाँ पे क्या लिख रहा है? will be outward settlement account and the account received by him will be his inward settlement account। मैंने account भेज रहे हैं, कोई बात नहीं। Even in cases where there are no transaction against a particular state during a month, a nil outward settlement account should invariably dispatch। इसका मतलब है कि हम लोग सेटलमेंट अकाउंट भेज रहे हैं, ठीक है? अपना हमने आउटवर्ड सेटलमेंट अकाउंट बनाया है, और नहीं, हमने अपना सेटलमेंट अकाउंट बनाया है, सेटलमेंट अकाउंट भेज रहे हैं, ठीक है? और जिसने भेजा है उसका वही सेटलमेंट अकाउंट का उसका नाम है आउटवर्ड सेटलमेंट अकाउंट, और जो सेटलमेंट अकाउंट रिसीव कर रहा है उसका नाम है इनवर्ड सेटलमेंट अकाउंट, ठीक है? है ना? और क्योंकि ये मंथली ट्रांजैक्शन हम लोग कर रहे हैं तो हम लोग मंथली इसको भेजते हैं, ठीक है ना? जबकि आपका जो AC4 वगैरह है, इन सब का कंप्लीट कॉपी, ताकि एक तरह की वेरिफिकेशन है कि हमारा जो हमने आपके साथ में जो एडजस्टमेंट किया है, मेजर हेड माइनर हेड, वो सब सही किया है। हमारा आपका बुकिंग वो उधर से भेजते हैं और हम लोग इधर से भेजते हैं। इस तरीके से हम लोगों ने आज 5.11 कंप्लीट किया। दिस इज द एंड ऑफ द टुडेज वीडियो। होप वी हैव लर्नड अ लॉट। मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला आप लोगों से, आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड लिसनिंग टू मी। हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहे हैं।